आज की अहम तरीन खबरों में पहली खबर सियालकोट समड़ियाल से। सियालकोट समड़ियाल में खौफ के बुत टूटे हैं। बड़ी तादाद में आवाम बाहर आई है और कल शाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां पर एक अजीम शान जलसा किया है। बहुत ही भारी तादाद में आवाम निकलकर उस जलसे में आई है। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए कि 26 नवंबर के बाद कोई भी ऐसी चीज़ देखने में नहीं मिली जिसमें इतनी बड़ी तादाद में आवाम हौसला करके बाहर आई हो। आपको याद है कि 26 नवंबर को जब निहत्ती अवाम, निहत्ते पॉलिटिकल वर्कर्स पूरे पाकिस्तान से डी चौक पहुंचे थे तो हमारे अपने रियासती इदारों ने जनरल साहबान के अहकामात पर रेंजर्स ने और दूसरों ने लोगों के सरों में गोलियां उतार दी थी, शहादतें कर दी थी और सैकड़ों में नहीं तो दर्जनों में शहादतें हुई थी और अभी तक भी उसमें बहुत सारे लोग गायब हैं जिनका कुछ पता नहीं, लाशें नहीं दी गई थी और घर वालों से ज़बरदस्ती बयान हल्फी लिए गए थे कि हमारा बेटा जो है वो किसी हादसे में शहीद हुआ है, इंतकाल हुआ है, वो गोली लगने से नहीं हुआ। हालांकि गोलियों के वाज़े निशान उनके जिस्मों पर थे। वो जो कुछ भी हुआ था 26 नवंबर को आप सबके सामने हुआ था, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी बात हो चुकी है, पाकिस्तान के बाहर भी जो बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे हैं और अखबारात और जरीदे हैं वो उसके ऊपर खुल के बात कर चुके हैं और बता चुके हैं कि किस तरह की कत्लो गारत 26 नवंबर को डी चौक में हमारी अपनी रियासत ने की थी। उसके बाद से अवाम में जाहिर है एक आप यही कह लीजिए कि थोड़ा सा तज़ब्ज़ब था, थोड़ा सा डर आपने कहना वो कह लें, एहतियात कहनी वो कह लें। इतनी बड़ी तादाद में किसी और जगह पर ऐसी गैदरिंग इससे पहले नहीं हुई थी। कल शाम फ़ाखर निशात घुम्मन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पर कैंडिडेट हैं, ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और दूसरी तरफ से जो मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्होंने तो वाज़े तौर पर अपनी पार्टी के पॉलिटिकल लीडर की तस्वीर अपने पैनाफ्लेक्स पर बड़ी करके लगाई हुई है। आप सोच रहे होंगे कि नवाज शरीफ साहब की लगाई होगी या मरीम नवाज़ की, नहीं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की। हम कोशिश करेंगे कि आपको स्क्रीन पर वो वीडियो भी दिखा दें और तस्वीर भी दिखा दें, लेकिन मैं इसको बुरा नहीं कहूँगा, मैं इसकी मजम्मत नहीं करूँगा, बल्कि मैं इसकी तारीफ़ करूँगा। तारीफ़ इसलिए कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तो पहले ही नून लीग उन्हीं की जमात है, उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, खुल के सियासत कर रहे हैं और जो DG ISPR हैं वो नून लीग के ही इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। तो जब इतनी ओनरशिप है तो फिर यहाँ पर शर्माना क्या। इलेक्शन में भी खुल के अपनी तस्वीर लगानी चाहिए ताकि आवाम को वाजे हो जाए कि एक पार्टी की लीडरशिप जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कर रहे हैं, दूसरी पार्टी की लीडरशिप जो है वो जेल में बैठे इमरान खान कर रहे हैं। लोग खुलकर वोट डालें। अब जलसे में जिस तरीके से आवाम आई है और एक ज़िमनी इलेक्शन में जिस तरीके से आवाम आई है उसने तो ये बिल्कुल सादा और तय कर दिया कि यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़े नंबरों से जीत रही है। अब वोट गिने गए तो तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, वोट ना गिने गए तो फिर फॉर्म 47 तो है ही। और मुझे लग रहा है कि अवाम ने जिस तादाद में वोट डालने हैं ये फिर इनके पास फॉर्म 47 का ही सहारा रह जाएगा। अगर रह जाएगा, बाकी अवाम ने अब कसर कोई नहीं छोड़नी, जितनी ज़्यादा अवाम इनसे तंग है। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहबा ने भी कल और परसों दोनों दिनों इस इलेक्शन के ऊपर खुसूसी नशस्त की है। जो ज़लई एडमिनिस्ट्रेशन है और दूसरे लोग हैं उनके साथ लड़ाइयाँ की हैं, उनको डांटा है, उनको मुकम्मल भरपूर तरीके से पीछे से पुश किया है कि भरपूर रियासती वहाँ पर मशीनरी इस्तेमाल की जाए और इस इलेक्शन को लूटने का भरपूर इंतज़ाम किया जाए जिस भी तरह से किया जा सकता है। बहरहाल अभी इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, मेरा ख्याल अब कल इसकी पोलिंग है, कल शाम तक पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या होता है। लेकिन जो अच्छी बात है, जो इसमें से पॉजिटिव हमने जो एक सबक लेना है वो ये लेना है कि आवाम फिर से मोबिलाइज हो रही है। एक जाहिर है आवाम को 6-7 महीने लगे हैं सारे प्रोसेस के अंदर और जब आप किसी भी साने के बाद अक्सर आप सवाल पूछना शुरू हो जाते हैं कि अब क्या होगा, और मैं आपको कहता होता हूं कि थोड़ा सा सब्र कीजिए, चीज़ें फिर खुद ही निखरेंगी, खुद ही चीज़ें ठीक होंगी। जाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनमें फिर वक्त लगता है, इंतज़ार आपको करना पड़ता है। अभी इस चीज़ में भी इंतज़ार तकरीबन ख़त्म हो रहा है। अब आपने देखा कि आवाम दोबारा बाहर निकल रही है और उसकी जो सबसे बड़ी अब हकीकत है या एग्ज़ाम्पल है वो समड़ियाल में नज़र आई है। जितना बड़ा जलसा वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल शाम को हुआ है, मुझे लग रहा है कि ये तब्दीली की हवा है। अभी बजट आ रहा है, बजट के अंदर जितना आवाम को तंग किया जाना है और जो दूसरी चोर बाजारी हो रही है उसमें अब आवाम सड़कों पर किसी वक्त भी आ सकती है। जो किसान है उसको पहले गन्ने में सबसे पहले तबाह किया, फिर गंदम में किया, फिर दूसरी दफ़ा फिर गन्ने में किया, फिर दूसरी दफ़ा अपना गंदम में किया, दोनों फसलों में। अब इस दफ़ा मकई में भी
उसी किसान को तबाह कर दिया है और किसान की मकई जो है वो टके टोकरी हुई हुई है। हालांकि मकई जो है वो कॉर्न जो है वो इस्तेमाल होती है चूज़ों की फीड में, मुर्गियों की फीड में। मुर्गी का गोश्त और अंडे दोनों आसमान से बातें कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है वो शरीफ ख़ानदान उसका बिजनेस करता है। लेकिन आम किसान जो है उसकी जो मकई है वो आज भी टके टोकरी हो रही है। एक तो उसका झाड़ बहुत कम निकला है, उसकी यील्ड बहुत कम निकली है। जाहिर है उसकी वजह यह है कि जो ज़िम्मेदार है उसको ना बीज अच्छा दे रहे हैं, ना उसके पास इतनी सकत है कि वो उसके अंदर फर्टिलाइज़र डाल सके, उसको तबाह कर दिया बाकी दूसरे फसलों के ऊपर। तो जो ज़राअत है वो लगातार जब से चौधरी साहब की इस पर नज़र पड़ी है, मैं यही कहूँगा काली नज़र पड़ी है, क्योंकि ज़राअत की तबाही निकल गई है, किसानों की तबाही निकल गई है, कोई चीज़ उनके हाथ में बेचारों के बची नहीं है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं अमेरिका से। अमेरिका में अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने एक बड़ा ऐलान किया है, और ये वो ऐलान है जो बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन आखिरकार अब ये ऐलान हुआ है। मार्को रूबियो, उन्होंने ऐलान पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा निशाना मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और इंडिया बनेंगे। उसकी वजह यह कि ये दोनों रियासतें ऐसी हैं कि जो अमेरिका के अंदर बैठे शहरियों की ज़बानबंदी करना चाहते हैं, कोई खालिस्तान के लिए तो कोई पाकिस्तान के अपने लोगों के लिए। कोई किसी के यूट्यूब चैनल बंद करना चाहता है तो कोई किसी का ट्विटर अकाउंट, तो कोई किसी की आवाज़ बंद करना चाहता है, कोई किसी पर हमला करवाना चाहता है, तो कोई किसी की जान लेना चाहता है। और ये यहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट को पता है। मार्को रूबियो ने अब एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बहुत देर से ये एक दरीना मसला चल रहा है कि बाहर की रियासतें अमेरिका में रहने वाले लोगों की ज़ुबानबंदी करने के लिए बहुत ही इलीगल हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। अब उन्होंने कहा कि अगर किसी भी रियासत ने यहाँ पर बैठे लोगों की ज़ुबान बंद करने की कोशिश की तो उन पर सफरी पाबंदियाँ लगेंगी। मसलन इसमें आइडियल किरदार होंगे हाफिज़ मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान, क्योंकि वो वाज़े तौर पर तमाम लोगों की ज़ुबानबंदी में एक बहुत ही अहम करैक्टर हैं। कम अज़ कम मेरी ज़ुबानबंदी में तो वो बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहे हैं और मुझे इस बात का पता है। तो अब ये वक्त आ गया है कि हाफिज़ पर वीज़ा की पाबंदियों के लिए यहाँ पर लीगल केस शुरू किया जाए, क्योंकि अब अमेरिका ने अपनी पॉलिसी दे दी है कि अमेरिका के किसी भी शहरी या रहायशी, शहरी नहीं भी है, अगर वो अमेरिका में लीगली रह रहा है और उसकी ज़ुबानबंदी बाहर का कोई भी करैक्टर, कोई भी किरदार करता है, वो भले इंडिया हो, भले पाकिस्तान हो या कोई और हो, तो उसका वीज़ा बैन उस पर लगेगा। अमेरिका में उस पर सफ़र करने पर पाबंदियाँ लगेंगी। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी शुरुआत है। जितने भी लोगों के ऊपर अमेरिका में जुल्म हुआ या उन्हें ब्लैकमेल किया गया या पीछे उनके किसी घर वालों को या किसी को सताया गया, ये बड़ा गोल्डन टाइम है कि अब वो केसेस फाइल किए जाएं यूएस गवर्नमेंट के साथ और वीज़ा पाबंदियाँ इन पर लगाई जाएं। आने वाले वक्त में जाहिर है कम से कम इनको भी कोई तकलीफ होगी। एक दफ़ा अमेरिका से लगेंगी तो यूरोपीय यूनियन में भी जाके उन्हीं केसेस के ऊपर पाबंदियां लगवाई जा सकेंगी। तो जैसे मैं कहता हूं कि वक्त के साथ चीज़ें होती हैं, हम बहुत फ़ौरन चाहते हैं चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ों ने टाइम टेक करना होता है। ये वक्त के साथ साथ चीज़ें अपनी शक्ल ले रही हैं और आपको आने वाले वक्त में कुछ मुस्बत चीज़ें इसमें होती हुई नजर आएंगी। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और वो खबर है कोलंबिया से। इंडिया का जो डेलीगेशन है शशि थरूर की ज़ेर निगरानी या उनकी क़यादत में वो कोलंबिया पहुंचा और कोलंबिया वालों को उन्होंने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान ने हमारे यहाँ दहशतगर्दी का हमला करवाया, जो उनका वर्जन है। उन्होंने अपना झूठ सच वहाँ पर बेचा और उनको फ़ायदा उस झूठ सच का ये हुआ कि जब इंडिया ने पाकिस्तान पर मिसाइल मारे थे, जो आपने याद रखना है हमेशा, 24 मिसाइल मारे थे जो हमारा अपना नंबर है, और 6 जगहों पर मारे थे जिनमें से एक भी हमने रोका नहीं था, या हमने जानबूझ के नहीं रोका था, या हमें रोकने की कैपेसिटी नहीं थी। बहरहाल जो भी चीज़ है बहुत ही ख़तरनाक है, ये मैं बार बार आपको कहता हूँ। बाद में हमारी फ़ज़ाइया ने उनके जहाज़ गिरा दिए तो जिससे हमारी इज्जत रह गई, मामला बच गया। लेकिन सवाल वहीं रहता है कि हमने उनके मिसाइल क्यों नहीं रोके थे, या हमें जब पता था और वो कह रहे हैं कि हमने बताया था तो हमने उनके मिसाइल क्यों नहीं रोके थे। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हम पूछते रहेंगे। बहरहाल जो शहादतें हुई थी उन मिसाइलों से, जो इंडिया ने हमारे ऊपर एक हमारी खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ हमला किया था, उससे जो 30-35 शहादतें हुई थी, उस पर कोलंबिया ने एक अफसोस का और एक इंडिया की मजम्मत का बयान जारी किया था। अभी जब इंडियन डेलीगेशन वहाँ गया है और उन्होंने उनसे बातचीत की है तो कोलंबिया ने अपना वो बयान वापस ले लिया है। अब देखने को तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक मजम्मती बयान वापस लिया है, लेकिन देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है इंडिया की सफारती दुनिया के अंदर। उसकी वजह यह कि एक कोलंबिया ने ये किया है तो अब कैस्केड इफेक्ट हो सकता है, दूसरे कंट्रीज़ जो हैं वो इसको देखकर अपना सकते हैं इस सारे काम को और वो भी अपनी अपनी स्टेटमेंट्स वापस ले सकते हैं। एक तरफ आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं वो आपके सामने। हमारी तरफ से ना कोई डेलीगेशन निकला ना निकलेगा। पता चला है कि जून के मिड में जाके कोई बिलावल जरदारी साहब आ रहे हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं अमेरिका में, और वो यहाँ पर अपनी लॉबिंग शॉपिंग करेंगे और उसको
कवर दे देंगे कि वो इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में, मुझे बताइए कि वो महीने डेढ़ के बाद 22 तारीख का ये कॉन्फ्लिक्ट अप्रैल का शुरू हुआ, 6-7 तारीख को ये अपने एक्सट्रीम पर पहुंच गया मई को। अगर वो जून के मिड में अमेरिका आते हैं तो उसमें से क्या उन्होंने निकालना है। वक्त पर किया हुआ काम हमेशा दुरुस्त होता है, जिस तरीके से इंडिया कर रहा है। और अभी उन्होंने अमेरिका आना है इसके बाद, और यहाँ भी उनकी मुलाकातें होंगी। देखते हैं अमेरिका से वो क्या हासिल करते हैं और क्या वसूल करते हैं। लेकिन ये कोलंबिया में जो स्टेटमेंट देखने को बहुत छोटी बात है, लेकिन ये एक मेजर उन्होंने मैं ये कहूँगा पाकिस्तान के लिए सेटबैक है। ये होना नहीं चाहिए था। हमारे 30 से 35 लोग शहीद हुए हैं, कोई मजाक नहीं हुआ यहाँ पर। अच्छा जी, अगली खबर इस्लामाबाद से है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हज पर रवाना हो गए हैं। जी हाँ, दुरुस्त सुन रहे हैं आप। हमें सिर्फ ये था कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ही हज पर जा रहे हैं, लेकिन अब पता चला है कि जस्टिस याहिया अफरीदी भी हज पर रवाना हो रहे हैं। ईद के चौथे रोज़ वापस आएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे। अब मेरी एक समझ से बाहर है कि इतने गुनाह कर लिए हैं क्या सारे जजेस ने कि एक के पीछे दूसरा हज पे तशरीफ़ लेके जा रहा है। मैंने कहा है कि जो काम आप यहाँ कर रहे हैं, जितना जुल्म आप यहाँ कर रहे हैं, आप जो मैं तो बहुत एक गुनाहगार मुसलमान हूँ, लेकिन जो कुरान करीम को हमने पढ़ा है और जो समझा है, आपका हज हजूर आप जाके आपने टकरे मारनी है। हज अल्लाह की ज़ात इस तरीके से कबूल नहीं कर सकती कि आपको एक पोजीशन दी हो जहाँ पर आपने जालिमों का हाथ रोकना हो और मजलूम के साथ खड़े होना हो। आप जालिम के जुल्म का हिस्सा बन गए हैं, उसके बाद आप एक हज करें या 500 हज करें, मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह की ज़ात जो है इस तरह के जालिम लोगों को अपने साथ जो है वो निस्बत में शामिल करेगी। बहरहाल अब जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी भी हज पर रवाना हो रहे हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं, और अगली खबर मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला है। अगली खबर मिलिट्री कोर्ट्स में जस्टिस मंदोखेल और नईम अख्तर अफगान ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को गैर आइनी करार दे दिया है और इख्तलाफी नोट लिखा है इन्होंने। फैसला तो आपको पता है मेजॉरिटी से हो गया, और इन्होंने कहा है कि फ़ौजी कवानीन सिर्फ फ़ौजियों पर लागू होते हैं और सिविलियंस का मुनसफाना ट्रायल उनका हक है। उन्होंने 9 मई के केसेस को सिविल अदालतों में मुंतकिल करने का हुक्म दिया, लेकिन आईनी बेंच ने 5-2 से मिलिट्री ट्रायल को जायज़ करार दे दिया। अब देखिए, देखने को तो यही लग रहा है कि जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस मंदोखेल कितने आला जज हैं कि इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स को जो है वो गैर आइनी करार दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ज़रूरत पड़ती तो ये दोनों हाथों से मिलिट्री कोर्ट्स को जायज़ करार देते, क्योंकि 5-2 से इसको हतमी, ये इसको 100% फैसला इसका नहीं लेना था। हमने 2, क्योंकि हमारे पास 7 ऐसा हमने बेंच बनाया हुआ था कि 7-0 से ये हो सकता था। हमारी ज़रूरत 5-2 बल्कि 4-3 से भी हमारा काम चलना था। तो हमने इन 2 जजेस को कहा कि क्योंकि आपने पहले इतने गंदे फैसले किए हैं, याद कीजिए यही 2 जजेस थे जिन्होंने लिखा था इलेक्शन कमीशन को, जो मखसूस नशस्तों के केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि मखसूस नशस्तें पीटीआई को मिलनी चाहिए, तो इन्हीं 2 जजेस ने अपना इख्तलाफी नोट लिखा था कि अगर इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर आइनी लगे तो वो बेशक ये फैसला ना माने। इन्होंने गंदा तरीन काम इन दोनों जजेस ने तब किया था, बल्कि बगावत की थी पाकिस्तान के कानून के साथ। आर्टिकल 6 उस जजमेंट के ऊपर लगता है, अगर कभी पाकिस्तान के अंदर कानून हो तो। लेकिन अब इन 2 जजेस को मौका दिया गया है कि चलें आप अपनी स्लेट को थोड़ा सा साफ कर लें और आप मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ जो है वो अपना एक डिसेंडिंग नोट दे दें। और इन्होंने वो एक इख्तलाफी नोट उस फैसले में दिया है, पता होते हुए कि 7 जजेस में से अगर ये 2 उस पर इख्तलाफ कर भी लें तो 5 उसके हक में फैसला दे रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको आपने सीरियस नहीं लेना, ना ही जस्टिस मंदोखेल साहब को आपने सीरियस लेना है और ना ही जस्टिस नईम अफगान साहब को सीरियस लेना है। ये वहीं खड़े हैं जहां फील्ड मार्शल साहब ने इन्हें खड़ा किया है, या जो भी हवालदार सूबेदार जो भी उनका पैगाम इन तक लेके आता है, ये यस सर कह के वही फैसला करते हैं। सिर्फ इस वक्त मजबूरन, मैंने जैसे कहा कि क्योंकि उनके पास बंदे पूरे थे तो इनको उन्होंने कहा कि चलें, पहले आपका ज़रा नाम ख़राब हुआ है, आप अपना नाम थोड़ा सा दुरुस्त कर लें। आगे चलते हैं जी। अगली खबर आपके सामने जो रखनी है वो है सेनेटर मुश्ताक अहमद, जिनका जमात इस्लामी से तल्लुक़ है, और उन्होंने एक एहतजाज किया। एहतजाज उन्होंने किया जो गज़ा में इस वक्त इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, जुल्म हो रहा है, उनके मज़लूमों के हक़ में उन्होंने एक एहतजाज किया। उस एहतजाज की वजह से उनकी बीवी और दूसरी ख़वातीन को, जैसा कि सेनेटर मुश्ताक अहमद को ख़ुद भी, ताहिरा अब्दुल्ला साहबा को और दूसरी ख़वातीन को इन्होंने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में ले लिया। अब हमारे पास
अंदर से इत्तलात आ रही हैं कि फ़िलहाल इन्होंने कोशिश ये किया है कि इनको फ़िलहाल कोई वकील भी ना मिले, मतलब कि कोई वकील सेनेटर मुश्ताक को रिप्रेजेंट ही ना करे कोर्ट में। ऐसा तो इंशाल्लाह नहीं हो सकेगा, कोई ना कोई वकील तो लब्बैक कहेगा। इस जुल्म में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी वकील, कोशिश है चौधरी साहब की कि कोई वकील सेनेटर मुश्ताक साहब का केस ना ले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना अभी ज़मीर मरा है। कोई ना कोई वकील जो है वो उठ के खड़ा होगा और ये केस लेगा। लेकिन दूसरी तरफ आप हैरान होंगे कि जमात इस्लामी, जो कि मज़हब के नाम पर एक बनी हुई जमात है, वो बिल्कुल मुकम्मल खामोश है। सेनेटर मुश्ताक अपने ज़मीर के हाथों मजबूर बार बार गज़ा के लिए भी आवाज़ उठाते हैं, और ड्रोन हमले हों या कहीं पे भी जुल्म हो, आफिया सदीकी हो, कहीं भी हो, वो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जमात इस्लामी उनके साथ खड़ी नहीं होती। जमात इस्लामी वो जो एक टिपिकल हिपोक्रेसी है उसका साथ देती है यहाँ पर बदकिस्मती से। और अभी भी जमात इस्लामी के अमीर ने या जमात इस्लामी ने जमात के तौर पर सेनेटर मुश्ताक साहब की ये दूसरी या तीसरी गिरफ्तारी हो चुकी है, ना उन्हें खुलकर ऊन करती है और ना उनके लिए कोई बयान देती है। लेकिन आज हुकूमत इनको मिलने को बुलाए तो ये उल्टे पांव चलते हुए, वो लियाकत बलोच साहब हों या अमीर जमात इस्लामी हों, नईम साहब जो हैं वो सारे पहुंच जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास मुलाकात करने, लेकिन सेनेटर मुश्ताक के साथ खड़े नहीं होते। डिजिटल मीडिया है, लोगों को सब नज़र आ रहा है। जो पहले हिपोक्रेसी चलती थी वो शायद अब ना चल सके। लोगों को नज़र रखनी चाहिए कि जमात इस्लामी का असूली मौक़िफ़ गज़ा पर क्या है और सेनेटर मुश्ताक को किस तरीके से अकेला छोड़ दिया गया इस सारे मामले के अंदर। आगे चलते हैं जी। ISPR ने एक वर्कशॉप करवाई है जी। उस वर्कशॉप में अहमद हसन अल अरबी ने लेक्चर दिया और एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई है जिसमें फजलुर रहमान और इमरान खान को मुल्क दुश्मन करार दिया है। लगता है फजलुर रहमान साहब को बीच में खाना पूरी करने के लिए नाम उनका शामिल किया गया, निशाना तो इमरान खान ही होंगे। तो ISPR जो लेक्चर दिलवा रहा है, वर्कशॉप्स करवा रहा है, उसके अंदर वाज़े तौर पर, मैंने तो आपको पहले ही कहा कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी बने हुए हैं इस वक्त, वाज़े तौर पर निशाना इमरान खान है और उनके खिलाफ वाज़े तौर पर साफबंदी की हुई है कि लोगों को ये बताना है कि वो पाकिस्तान मुखालिफ हैं। ये एक नया मंजन बेचने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान पाकिस्तान मुखालिफ। हालांकि आवाम को पता है कि जितने आप सब जनरल साहबान मिलकर मुहिब वतन होंगे, उससे भी 1000 गुना ज़्यादा इमरान खान अकेला मुहिब वतन होगा। ये मुमकिन नहीं है कि आप इमरान खान को पाकिस्तान मुखालिफ जो हैं वो शामिल, पाकिस्तान मुखालिफों के अंदर शामिल कर सकें। कराची से खबर आपके सामने क्विकली रख देते हैं। कराची में आयशा मंजिल में डाकुओं ने कुर्बानी के 3 जानवर और रिक्शा चोरी कर लिया। जी हाँ, रिक्शा और कुर्बानी के 3 जानवर डाकू जो हैं वो छीन कर ले गए हैं, या चोरी करके ले गए हैं, या डकैती करके ले गए हैं, और पुलिस अब अभी तक ना ढूंढने में कामयाब हुई है। अब आप सोचिए कि इसकी भी कईयों ने कुर्बानी कर देनी है, बिल्कुल ऐसे ही। और अब आप इनको बुरा कहेंगे कि ये चोरी के जो है वो जानवर की कुर्बानी करेंगे तो अल्लाह इनकी कुर्बानी कबूल नहीं करेगा। ये माड़े होंगे ना डकैत, क्योंकि ये बकरा या कोई बैल वगैरह चोरी किया। लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, वहाँ वही जाता है जिसको सरकार बुलाते हैं। ये मुझे बताइए कि सरकार चोरों और डाकुओं को बुलाते हैं? ये आप जितने भी जाते हैं ज़रा इनकी शक्लों पर देखें कि अल्लाह ने कैसी कैसी नहूसत डाली हुई है। आपको लगता है कि सरकार इन्हें बुलाते हैं? मेरे ख्याल में तो सरकार इन्हें पेशी के लिए बुलाते हैं कि आएँ, हो सकता है आपको यहीं आकर शर्मिंदगी हो जाए। लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त, एक बाबा कौडा के नाम से एक सोशल मीडिया का अकाउंट है, उसने बहुत ही खूबसूरत तहरीर लिखी हुई है। और उन्होंने तहरीर ये लिखी हुई है कि जो पाकिस्तान की इशराफिया है वो बाकी सारे जुल्म तो करती है, लेकिन एक बयानिया उन्होंने बड़ा खूबसूरत बनाया कि वो कितना भी जुल्म करें, जब वो हजाज मुक़द्दस जाएं, मतलब कि मक्का मदीना या मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लेकर जाएं, तो यहाँ पर ये बयान दें कि वहाँ वही जाता है जिसको सरकार बुलाते हैं, ताकि उनके उस काम पर तनकीद भी ना हो और उन्हें मोतबर नज़रों से देखा जाए, आप जनाब कहा जाए और कहा जाए देखिए कितने किस्मत वाले हैं कि इनको वहाँ पर बुला लिया है सरकार ने, इसका मतलब है ये नेक लोग हैं। तो ये भी अशराफिया का जो नंगापन है, जो उनकी खुली बेशर्मी और नंगापन है, उसको ढांपने का एक तरीका वारदात है कि उसके ऊपर कवर डाल देते हैं कि इनको सरकार बुलाते हैं। अब मुझे बताएं, सरकार क्यों बुलाएंगे जस्टिस अफरीदी को? सरकार क्यों बुलाएंगे जस्टिस अमीनुद्दीन को? क्या सरकार को नहीं पता कि इन्होंने कितने गंदे काम किए हैं, इन्होंने कितना जुल्म किया है दुनिया के ऊपर? तो इसलिए जो भी आपके सामने चोर जाए वहां पर, जो भी किसी बेवा का हक मार के जाए, किसी का जैसे जिले शाह जैसे के ऊपर जुल्म करके, कल को IG पंजाब जो है वो हज और उमरा करने जाए और आप कहें उनको सरकार ने बुलाया है, बिल्कुल नहीं। पेशी तो हो सकती है सरकार के दरबार में ऐसे लोगों की, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि इनको मोतबर बनाकर या नेक बनाकर वो वहां पर बुलाएं, क्योंकि वाज़े तौर पर इस्लाम का यही तो फ़र्क है दूसरों से कि ये एक वाज़े ज़ाब्ता हयात है, यहाँ कोई दो नंबरी नहीं है। खुली बातें अल्लाह मियाँ ने कानून खोल के रख दिए हैं, ये करोगे तो गलत है, ये करोगे तो सही है, सीधी बातें कर दी हैं। किसी अजमी को अरबी पर, किसी अरबी को अजमी पर
कोई फौकियत नहीं है किसी गरीब को अमीर पर, किसी अमीर को गरीब पर, कोई फौकियत नहीं है वहाँ पर। सिर्फ तकवा वाला और जो इंटेग्रिटी और कैरेक्टर वाला है, सिर्फ उसी को फौकियत अल्लाह की ज़ात जो दूसरे बंदों पर दे सकती है, इस तरह के लोगों को नहीं। तो ये अब अगर ये कुर्बानी करें तो जिस तरह आपने अमीनुद्दीन साहब का हज मान लेना है, इस तरह इन डाकुओं की भी कुर्बानी मान लीजिएगा अगर ये करें, क्योंकि दोनों का मामला एक ही तरह का है, सिर्फ लेवल का फ़र्क है, ये आपने जहन में रखना है। अगली खबर आपके सामने आखिरी रखते हैं। औरिया मकबूल जान पाकिस्तान के नामवर वो ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, लिखारी भी हैं, दानश्वर भी हैं। लोगों को, बहुत सारे लोगों को उनकी फ़िक्री सोच के साथ कहीं ना कहीं इख्तलाफ है या हो सकता है, और बहुत सारों को उनकी फ़िक्री सोच के साथ बहुत सारे लोग उसे सपोर्ट भी करते हैं। तो आपका इख्तलाफ है या सपोर्ट है, इससे हट के ये चीज़ तो बहुत ही हर जगह पर एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि वो एक मोतबर आवाज़ है, मीन एक रिनाउंड आवाज़ है पाकिस्तान की, लिखने बोलने वाली और सोचने वाली। उनके ऊपर पहले तो उनको उठा लिया था, उनको ज़दोगोब किया, उनका व्लॉग बंद करवाने की कोशिश की, उन्हें नौकरी से फारिग करवा दिया। उसके बाद जिस तरीके से हम सबके ख़ानदान के लोगों के बैंक अकाउंट्स बंद किए, मेरे भी सारे ख़ानदान के दूर दूर से जो रिश्तेदार हैं उन सब के भी बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए हुए हैं, इसी तरीके से औरिया मकबूल जान साहब की बहन जो कि एक बेवा है, उनके शौहर फौत हो चुके हैं, शौहर की पेंशन उस बेवा बहन को मिलती है। और अब औरिया मकबूल जान साहब ने बताया कि उनकी जो बहन का पेंशन कार्ड है उसको भी हुकूमत ने ब्लॉक कर दिया है, और उन्होंने ये बताया कि उनके जो शौहर हैं वो कमिश्नर इनकम टैक्स से रिटायर हुए और सिर्फ 3.5 मरले का मकान जो है वो अपनी मलकियत में या विरासत में अपनी बीवी को छोड़ कर गए। मीन उन्होंने चोर बाजारी से पैसा नहीं बनाया, ईमानदारी से काम किया था। अब वो बता रहे हैं कि उस बेवा बहन की पेंशन जो है वो रोक दी गई है, और उन्होंने कहा है कि रोज़े महशर ये पेंशन का कार्ड जो है वो अल्लाह की खिदमत में पेश करेंगे कि हम पर कैसा जुल्म हुआ है। पाकिस्तान में इस तरह का जुल्म ख़वातीन पर, घरों पर, फैमिलीज़ पर पहले नहीं हुआ, लेकिन अब क्योंकि हमें बताया जाता है कि सीने में कुरान है और हाफिज़ साहब सारी चीज़ों को बहुत बेहतर समझते हैं, तो शायद कोई अल्लाह के ऐसे अहकामात हों कि ऐसे लोगों को तंग किया जा सकता है, इसलिए वो कर रहे हों, जो हमें ना पता हों, आपको ना पता हों, तो उस पर मैं कुछ कह नहीं सकता। मुझे इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।